हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गजाना मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक याली नाम के जानवर को दिखाया जाता है जो कि पुराने समय में बहुत ही ताकतवर हुआ करता था। आज तक किसी भी फिल्म में हमने याली नाम के जानवर को नहीं देखा है। ये पहली ऐसी कहानी होगी जिसमें हम याली नाम के जानवर के बारे में जानेंगे। याली की आकृति अक्सर हमने मंदिरों की दीवारों पर देखी होती है, मगर किसी को भी उसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। इसके बाद हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां एक कपल कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले कुछ पैसे उधार लिए थे। अब वो उनके पैसे नहीं चुका पाया। इस वजह से उस आदमी ने इनके पीछे गुंडों को लगा दिया है। उन दोनों पति पत्नी ने कुछ दिनों की और मोहलत मांगी थी, मगर उस आदमी ने उनकी एक भी ना सुनी। इसीलिए ये पति पत्नी अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग रहे हैं। इस कपल को पता नहीं था कि ये जंगल कितना खतरनाक है। इस जंगल में कई सारे राज छुपे हैं जो इंसानों को अभी तक पता नहीं है। अब ये दोनों पति पत्नी भागते भागते जंगल के किसी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो बहुत ही खास है, मगर वहां पर सांपों के झुंड रहते हैं। उन सांपों को देखकर उन कपल का पीछा कर रहे गुंडे वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उन गुंडों को पता था कि ये कपल जहाँ गए हैं वहाँ से इनका बचकर आ पाना नामुमकिन है। अब वे गुंडे यहाँ से जा चुके थे। अब ये कपल भागता हुआ एक ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ ये छुप सके। आदमी अपनी औरत से कहता है कि मैंने सुना है इस जंगल के इस हिस्से पर नागमणि रखी हुई है। वो नागमणि इतनी ज्यादा कीमती है कि उसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर वो नागमणि हमें मिल गई तो हमारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। अब इसी वजह से वो आदमी नागमणि ढूंढने लगता है, मगर तभी उसे अजीबोगरीब विजन्स आने लगते हैं। विजन के दौरान उसे एक पेड़ नजर आता है जिससे वो अंदाजा लगा लेता है कि शायद इसी पेड़ के नीचे नागमणि होगी। अब काफी देर ढूंढने के बाद उसे वो पेड़ दिख भी जाता है। अब जैसे ही वो आदमी वहाँ पर खुदाई का काम शुरू कर देता है, उसे वैसे ही किसी भयंकर जानवर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर इस आदमी की हालत खराब हो जाती है। उस आदमी की पत्नी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मगर उस आदमी के अंदर नागमणि का लालच आ गया था। तभी वहाँ पर याली पहुँच जाता है। यहाँ हमें सिर्फ याली की आंखें दिखाई जाती है जो कि काफी गुस्से में नजर आ रहा था। याली बड़ी ही बेरहमी से उस आदमी को वहीं मार डालता है और उस आदमी की पत्नी जंगल में ही कहीं गुम हो जाती है। ये घटना 1971 की होती है और इसे प्रमोद नाम के राइटर ने अपनी बुक में लिखा था। अब इन कहानी और किताबों के बारे में जब मीना नाम की लड़की को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। मीना प्रमोद से मिलना चाहती थी क्योंकि मीना नॉवल रीडर है। मीना नॉवेल्स को पढ़कर लोगों को उनके बारे में बताती है। इससे राइटर और उनकी कहानियां और ज्यादा फेमस होती है। अब मीना ये सोचती है कि वो प्रमोद से मिलकर उस जंगल के बारे में और ज्यादा अच्छे से छानबीन करेगी। इसी वजह से मीना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर प्रमोद से मिलने चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीना अपने दोस्त के साथ प्रमोद के घर पहुंच जाती है। अब मीना जब प्रमोद से मिलती है तो वो उसकी बहुत तारीफ करती है, उसकी पर्सनालिटी को लेकर, उसकी बुक लिखने के तरीके को लेकर, या यूं कहे उसे बहुत चढ़ाती है। मीना प्रमोद से कहती है कि सर, मुझे एक खास जानकारी का पता चला है। आपने उस नाग के जंगल के ऊपर एक बुक लिखी थी। आपने उस बुक को पूरा तो लिखा है लेकिन कभी उसे पब्लिश क्यों नहीं किया? क्या आपने उस बुक में कुछ ऐसा लिखा है जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए? ये सुनकर प्रमोद हैरान रह जाता है। वो मन में सोचता है कि यार, इसे कैसे पता चल गया उस बुक के बारे में। प्रमोद मीना से कहता है कि तुम्हें कोई झूठी जानकारी मिली है, मैंने तो ऐसी कोई बुक नहीं लिखी। मीना प्रमोद से कहती है, देखिए, मेरी जानकारी तो बिल्कुल सटीक है और ना ही मैं आपसे जोर जबरदस्ती कर सकती हूँ। मीना प्रमोद से कहती है कि देखिए सर, अगर आप उस बुक को पब्लिश नहीं करना चाहते तो कृपया करके मुझे वो बुक पढ़ने के लिए दे दीजिए। आखिर मैं भी तो जानूं कि उस जंगल में ऐसा क्या है कि उस जंगल में जाने के बाद लोग दोबारा वापस नहीं आते। इस पर प्रमोद भी उसे वो बुक देने के लिए मान जाता है। इसके बाद प्रमोद मीना को अपनी लाइब्रेरी में लेकर आ जाता है। मीना को वो बुक देते हुए कहता है कि इसमें सारी जानकारी लिखी हुई है उस जंगल की। प्रमोद मीना को बताता है कि कई सालों पहले चंदन नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट अपनी टीम के साथ उस जंगल में गया था, कुछ छानबीन करने गया था, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ कि चंदन के सारे साथी मारे गए और चंदन वहां से बचकर भाग आया। साथ ही चंदन के पास जंगल की एक बहुत ही खास जानकारी भी थी। इस वजह से वर्मन नाम के एक लड़के ने चंदन से रिक्वेस्ट की कि उस जंगल की जानकारी चंदन वर्मन को दे दे, जिससे वर्मन उस जंगल में जाएगा, क्योंकि चंदन के साथियों में मरने वाला एक वर्मन के पिता भी थे। अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए वर्मन उस जंगल में जाना चाहता था ताकि वो वहाँ का राज जान सके।
वर्मन चंदन से उस जंगल का नक्शा मांग रहा होता है ताकि वो उस जगह पहुंच सके जहां पर लोगों के हिसाब से नागमणि रखी हुई है। ये आर्कियोलॉजिस्ट भी उसी नागमणि को ढूंढने गए हुए थे। चंदन वर्मन से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है वो जगह कितनी खतरनाक है? बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा हूँ। वर्मन कहता है कि मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं बस उस जंगल में जाना चाहता हूँ। चंदन वर्मन को नक्शे का एक टुकड़ा देता है और कहता है कि इस नक्शे के 3 हिस्से थे जिसमें से एक हिस्सा मेरे हाथ लगा है। चंदन वर्मन से कहता है कि दूसरा हिस्सा गारंटी से तुम्हारे पास होगा। वर्मन ने कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन चंदन कहता है कि इन 2 हिस्सों से तुम नागमणि नहीं ढूंढ पाओगे। ना जाने ये 2 हिस्से तुम्हें कौन सी जगह पहुंचा देंगे, इसके बारे में तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपने दिमाग से वहां जाने का इरादा निकाल दो। मगर वर्मन तो जिद पर अड़ा हुआ था कि मैं तो वहां जाकर रहूंगा। अब ना चाहते हुए भी चंदन को नक्शे का पहला हिस्सा वर्मन को देना पड़ता है। साथ ही चंदन वर्मन से जंगल में जो लोग रहा करते थे उनका एक वंशज आज भी जिंदा है। उनके पास जरूर नक्शे का तीसरा हिस्सा होगा, मगर अब वो वंशज कहाँ है इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। चंदन वर्मन को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, अब तुम जा सकते हो। वर्मन नक्शे के दोनों हिस्से लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन वर्मन के 4 दोस्त उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। वर्मन ने पहले इन्हें यहाँ भेजा होता है क्योंकि वो खुद पूरा नक्शा लेकर बाद में आने वाला है। नक्शे की सारी जानकारियां उसने एक नोट पर लिखी होती हैं और उसने इन्हें दे दी थी क्योंकि वर्मन को पता है जंगल कितना खतरनाक है, कहीं वो मारा ना जाए। इसीलिए उसने पहले अपने दोस्तों को पागल बनाकर उन्हें इस जंगल में भेज दिया, यानी कि वो बहुत ही शातिर बंदा है। वर्मन का ये प्लान था कि उसके दोस्त अगर नागमणि तक पहुंच गए तो वो वर्मन को भी बुला लेंगे। अब इन चारों बंदों के साथ एक लोकल आदमी नंदू भी होता है जो इन्हें गाइड करेगा। हम नंदू इनके साथ आगे बढ़ता जाता है तो उसे भी पता चल जाता है कि ये लोग नागमणि की तलाश में आए हैं, जिसके बारे में नंदू ने भी कभी सुना हुआ था। हालांकि नंदू को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हम नंदू के मन में भी नागमणि को लेकर लालच आ जाता है और इसी लालच की वजह से नंदू इन चारों को धोखा देने की सोचता है। वो सोच रहा था कि कैसे भी करके वो इन चारों से नागमणि तक पहुंचने की जानकारी हासिल कर ले और फिर वो इन्हें रास्ते से हटा देगा ताकि वो नागमणि इसकी अकेले की हो जाए। वर्मन के इन चारों साथियों को बस इतना काम था कि इन्हें नागमणि तक पहुंचकर वर्मन को कॉल करना है। अब इन चारों में से एक लड़का कहता है कि अपने अपने फोन बंद कर लो ताकि हमें वर्मन ट्रेस न कर पाए। हमें नागमणि जैसे ही मिलेगी वैसे ही हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। क्यों, मेहनत हम करें और फल उसे मिले। बाकी को भी इस लड़के की बात समझ आ जाती है, मगर इन तीनों को तो कुछ पता ही नहीं था कि इस नक्शे के सिर्फ 2 हिस्से हैं, तीसरा हिस्सा तो वर्मन के पास होगा। अब ये सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ ही प्लान बनाने में लगे हुए थे ताकि नागमणि हासिल करके ये एक दूसरे को मार सके। देखते हैं इस प्लान में कौन सफल होता है। रात के समय जब ये सो रहे होते हैं तो नंदू चुपके से उनके बैग से वो नक्शे का 2 हिस्से निकाल लेता है जिससे नागमणि तक पहुंचा जा सकता है। सुबह होते ही नंदू उन चारों को ऐसी जगह ले जाता है जहां एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर होते हैं ताकि वो इन सभी का काम तमाम करवा सके। थोड़ी ही दूर आते ही जंगल में शेर उन चारों लोगों पर हमला कर देता है। सभी अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, मगर जैसे ही वो शेर से बचकर भागते तो जंगली हाथी उन पर हमला कर देते। बड़ी मुश्किल से 3 दोस्त अपनी जान बचा लेते हैं, मगर एक साथी उनका शेर का शिकार हो जाता है। नंदू तो इन्हें यहाँ फंसाकर यहाँ से भाग निकला था। अब जैसे ही रात होती है नंदू अकेले ही नागमणि लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है। उस नक्शे की हेल्प से नंदू उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां हमने कहानी की शुरुआत में उस कपल को देखा था जो नागमणि के चक्कर में मारा गया था। नंदू यहाँ पर नागमणि ढूंढने आया था, लेकिन उसे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली हाथी मिल जाता है, जिसे देखकर समझ में आता है कि ये कोई साधारण हाथी नहीं है, बल्कि ये तो एक जादुई हाथी है। और यही नहीं, बल्कि उस हाथी के ऊपर एक आदमी भी सवार होता है जो भाला फेंककर नंदू के सीने में मारता है, जिससे वहीं पर नंदू की मौत हो जाती है। वहीं वर्मन भी जंगल में पहुंच चुका था क्योंकि उसे उन चारों की लोकेशन नहीं मिल रही थी। इसी वजह से वो उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाता है। उसी जंगल में हम कुछ बाज को देखते हैं। वे बाज इंसानों का रूप धारण कर लेते हैं। वो इंसान कहते हैं कि हमारे ऊपर श्राप लगा हुआ था, इस वजह से हम बाज ही बने रह गए। और ये भविष्यवाणी की गई थी कि जब भी हमारा कोई वंशज इस जंगल में आएगा तो हमारा ये श्राप टूट जाएगा और हम इंसान बन जाएंगे। हजारों सालों से हम इस कैद में थे, आज हम आजाद हो गए। हमारे कैद का अंत हो गया है क्योंकि हमारा वंशज इस जंगल में आ चुका है। अब ये लोग कौन है ये हमें कुछ ही देर में पता चलने वाला है।
वर्मन अपने साथियों के पास आता है जो कि अब 3 बचे हुए थे। वर्मन इन तीनों से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे? मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगा? तुम इतनी आसानी से उस नागमणि को हासिल कर लोगे? तुम्हें तो कुछ पता नहीं है इस जंगल में कितने लोगों ने अपनी जान दी है। मेरे साथ रहोगे तभी तुम्हारे जिंदा रहने के चांस हैं। इसीलिए तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। कभी मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। इसके बाद वर्मन उनसे कहता है कि चलो मेरे साथ और हमें ऐसे पेड़ को ढूंढना है जिस पर नाग का निशान बना हुआ हो। मेरी जानकारी के अनुसार नागमणि उसी पेड़ के नीचे होगी। अब ये सभी मिलकर उस पेड़ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काफी दूर तक ढूंढने के बाद उनकी तलाश पूरी हो जाती है। आखिरकार उन्हें वो पेड़ मिल ही जाता है और यही वो पेड़ होता है जिसे ढूंढते हुए नंदू भी यहाँ पहुँच गया था। लेकिन नंदू के साथ क्या हुआ ये तो हम देख ही चुके हैं। वर्मन चंदन से कांटेक्ट करते हुए कहता है, मैं नागमणि के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ। अब मुझे नागमणि लेने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही वो चंदन से कहता है कि तुम बैठे रहो वहीं पर, नागमणि मिलने के बाद मैं किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। इतना बोलकर वर्मन कनेक्शन कट कर देता है, जबकि चंदन तो बताने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, पर वर्मन तो कॉल कट कर चुका था। वर्मन और उसके साथी जैसे ही वहाँ खुदाई करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर कई सारे जंगली लोग पहुँच जाते हैं जो इसी जंगल में रहा करते हैं, जिनकी हाइट बहुत कम होती है। वो छोटी हाइट वाले बोने तो वर्मन और उसके साथियों पर हमला बोल देते हैं। वर्मन और उसके साथी अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, मगर लड़की तो खुदाई करने की वजह से वहीं मारी जाती है। जैसे ही जंगली बोने वर्मन पर हमला करने वाले होते हैं, तभी उन्हें बाजों की आवाज आती है, जिन्हें देखते ही जंगली बोनों की हालत खराब हो जाती है और वो तुरंत ही वर्मन को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग निकलते हैं। इन्हें देखकर वर्मन भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये किससे डरकर भाग रहे हैं। अब वर्मन और उसके 2 साथी बचे हुए थे। अब ये तीनों ही उस नागमणि को ढूंढने में फिर से लग जाते हैं। थोड़ी ही दूर आने के बाद उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। ये आदमी जंगल में ही रहता है। कपड़ों से तो वो सोल्जर नजर आ रहा है। वो उनकी तरफ बंदूक तानते हुए कहता है कि तुम सभी वहीं रुक जाओ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो आगे मत बढ़ना, वरना मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। ये तीनों ही घबरा जाते हैं। वर्मन उस सोल्जर से कहता है कि इस जंगल में कोई जिंदा नहीं बचता, तो तुम कैसे जिंदा बच गए। इसके बाद वो सोल्जर वर्मन और उसके दोस्तों को अपने घर लेकर आता है। वो बूढ़ा कहता है कि काफी समय पुरानी बात है, मैं तुम्हें इस जंगल का इतिहास बताता हूँ ताकि तुम्हें भी पता चल सके कि ये जंगल इतना खतरनाक क्यों है। बूढ़ा बताना शुरू करता है। वो कहता है कि प्राचीन समय में इस जंगल में 2 बहनें रहा करती थी, जिसमें एक का नाम सूरी और दूसरी का नाम अरी था। अरी ने तपस्या करके वरदान लिया कि वो सांप के बच्चों को जन्म दे सकती है। सांप ही उसके वारिस थे। इस चीज से सूरी को जलन हो गई और सूरी ने तपस्या करके वरदान मांगा कि उसके बच्चे बाज हो ताकि वो सांपों को खा सके। इस तरह से यहाँ एक महायुद्ध शुरू हुआ, जहाँ अरी का बेटा शिव जी के गले की शान बढ़ाता है। इसी चीज से प्रसन्न होकर शिव जी ने अरी के बेटे को एक नागमणि उपहार स्वरूप दी, जो कि बहुत ही शक्तिशाली नागमणि थी। इस चीज से गुस्सा होकर सूरी ने अरी के सारे बच्चों पर हमला कर दिया ताकि वो नागमणि हासिल कर सके। तभी अरी और उसके वारिसों ने शिव जी से प्रार्थना की कि उन्हें वे सूरी के अत्याचारों से बचाए, वरना अरी के वारिसों का अंत हो जाएगा और नागमणि गलत हाथों में लग जाएगी। तब शिव जी ने क्रोधित होकर सूरी के सारे वारिसों को श्राप दिया कि वे कभी भी इंसानी रूप नहीं धारण कर सकेंगे। उनका श्राप तभी टूटेगा जब उनका कोई वंशज इस जंगल में कदम रखेगा। आज हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक बाज को वो नागमणि हासिल नहीं हुई है, क्योंकि सांप उसकी रक्षा करते हैं। साथ ही सांपों को बचाने के लिए और उस नागमणि की रक्षा करने के लिए शिव जी ने पृथ्वी पर जमीन के नीचे एक शहर बनाया। उसी शहर के अंदर वो नागमणि रखी हुई है। जिस दिन वो नागमणि बाज के हाथ लग जाएगी, उस दिन बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी और उस नागमणि की रक्षा करने के लिए एक खास तरह का दिव्य भाला भी बनाया गया था। अगर नागमणि हासिल करनी है तो सबसे पहले उस भाले को हासिल करना होगा, तभी नागमणि हासिल की जा सकती है। लेकिन उस भाले को हासिल करना नामुमकिन है। किसी को नहीं पता कि आखिर वो भाला रखा कहाँ है। ये सुनते ही वर्मन उस सोल्जर से कहता है, तुम्हें ये सारी जानकारी कैसे पता। सोल्जर कहता है कि मैं उन्हीं सांपों का वंशज हूँ, इसीलिए मुझे ये जानकारी हासिल है। ये सुनकर वर्मन को याद आता है कि चंदन ने कहा था कि नक्शे का आखिरी हिस्सा सांपों के वंशज के पास होगा। वर्मन सोल्जर से कहता है कि क्या तुम्हें पता है, मैं भी थोड़ा बहुत इतिहास जानता हूँ, क्योंकि मैं कोई और नहीं बल्कि बाज का ही वंशज हूँ। इतना कहकर वर्मन सोल्जर की जान ले लेता है, क्योंकि वर्मन ही बाजों का वंशज है, क्योंकि अब बाज का श्राप खत्म हो गया। इसके बाद वर्मन उस सोल्जर के घर को अच्छे से चेक करता है। अब उसे वो नक्शा मिल जाता है, जिसके अनुसार उसे पता चलता है कि वो भाला कहाँ रखा हुआ है और उस नक्शे की मदद से ही नागमणि की दुनिया में पहुंचा जा सकता है।
वर्मन बहुत खुश होता है और उस भाले की तलाश में निकल जाता है। रास्ते में ही सांपों का एक झुंड आता है और वो वर्मन के दोनों साथियों को जान से मार डालता है। सांप वर्मन को भी मारने की कोशिश करते हैं। तभी बाज वहां आकर वर्मन को बचा लेता है। अब नक्शे के अनुसार वर्मन उस भाले को लेने के लिए निकल जाता है। काफी देर जंगल में ढूंढने के बाद आखिरकार उसके हाथ वो भाला लग ही जाता है। तभी वहां पर वो बाज पहुंच जाते हैं। वो वर्मन से कहते हैं कि आज तुम्हारी वजह से हमें वो नागमणि मिलने वाली है, जिसकी तलाश हमें हजारों सालों से है। तो चलो हम जल्दी से उस शहर में चलकर नागमणि हासिल करते हैं। अब उस भाले की हेल्प से वर्मन जमीन खोदना शुरू कर देता है। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और वहाँ वही हाथी पहुँच जाता है जिसने नंदू को मारा था। ये हाथी उस परिवार से आता है जिसे भाले को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी और हाथी पर सवार राजा उसी भाले का गार्डियन होता है। इसी वजह से ये हाथी इन लोगों को रोकने आया था, लेकिन ये बाज लोग उस हाथी पर हमला कर देते हैं। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद वो हाथी थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तब तक वर्मन भाले से जमीन खोद रहा होता है। तभी वहाँ पर याली पहुँच जाता है, जिसका आधा शरीर तो शेर का होता है और आधा शरीर उसका हाथी का होता है। वो आते ही सभी लोगों पर हमला कर देता है। याली के आगे कोई नहीं टिक पाता। अब यहाँ वर्मन के साथ साथ सभी मारे जाते हैं, सिवाय एक लड़की के, जो बाज बनकर तुरंत ही वहाँ से उड़ जाती है। वो चाहती है कि वो दोबारा मौका ढूंढकर नागमणि को हासिल कर लेगी। इतना बड़ा प्लान उनका फेल हो गया और अच्छाई की जीत हुई। अब ये कहानी पढ़कर मीना एकदम से हैरान रह जाती है और वो प्रमोद से कहती है कि ये कहानी तो सुपर हिट है और तुमने ये कहानी पब्लिश क्यों नहीं की। तभी प्रमोद पजेस होने लगता है, जिसे उसी बाज लड़की ने पजेस करके रखा हुआ था। यही वजह होती है कि उसके पास सारी जानकारी होने के बावजूद भी उसने किताब को पब्लिश नहीं किया, क्योंकि वो बाज लड़की नहीं चाहती कि उसके अलावा कोई और नागमणि तक पहुंचे। प्रमोद अब मीना को मारने की कोशिश करता है, मगर जैसे तैसे मीना अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। और ये लड़ाई आज भी खत्म नहीं हुई है। बाज आज भी सांपों से लड़ाई करने में लगे हुए हैं उस नागमणि के लिए। इसी इंटरेस्ट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।